हाँ जी, तो आज से स्टार्ट करते हैं सपने सब अपने मोहिउद्दीन नवाब का नावल। आज हम इसकी किस्त नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। बूबी, मैं आज भी तुमसे इसी तरह मोहब्बत करता हूँ। बकवास मत करो। अब आसिफ साहब की बातें मुझे समझ आ रही हैं कि हम सब शादी से पहले मोहब्बत नहीं हमाकत करते हैं। मर्द और औरत की दोस्ती वही बेहतर होती है जो शादी के बाद होती है। इसकी बात पूरे होते ही समीना की आवाज़ आई और वो वहीद को आवाज़ देती हुई आ रही थी। फ़ौरन वहीद समीना की ताज़ीम के लिए खड़ा हुआ। सॉरी समीना, मुझे ज़रा देर हो गई थी, मैं अभी आने ही वाला था। कोई बात नहीं, समीना ने बूबी को देखते हुए कहा। ये कौन है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी किसी लड़की से दोस्ती नहीं है। वहीद ने हिचकिचाते हुए बूबी को देखा, फिर जल्दी से बोला, हाँ हाँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरी इनसे दोस्ती नहीं है। तो फिर इनकी तारीफ़? ये मेरे दोस्त आसिफ हैं और ये आसिफ साहब की वाइफ हैं। बूबी के जहन को एक झटका सा लगा। वाइफ, बीवी, आसिफ की शरीक हयात, आसिफ की मोहब्बत। वो चूक कर आसिफ को देखने लगी। वो भी मुस्कुरा कर इसे देख रहा था। ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ बुलंद हो गई थी। स्टेज पर मर्द और औरतें मिली जुली आवाज़ में गा रहे थे। छोड़ो छोड़ो अपना दिल ना तोड़ो, कोई तुम्हें ठुकराए तुम उसे ठुकरा दो, इतने बड़े जहां में अपना जहां बसा लो। छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो। मूवी एकदम से बिखर गई थी। वो बेतहाशा वहाँ से भागती चली गई। क्लब से बाहर आकर आसिफ ने इसका हाथ पकड़ लिया। ठहरो, मैंने तुमसे वादा लिया था कि मेरी सच्चाई साबित हो जाएगी तो एक बार तुम मेरे घर आओगी, फिर मैं वहाँ तुमसे एक अहम मशवरा दूंगा, एक यादगार मशवरा। मुझे किसी का मशवरा नहीं चाहिए। मुझे किसी का मशवरा नहीं चाहिए। मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती, मुझे जाने दो। तो फिर मरने से पहले मेरी नेकियों का बदला चुका दो। आओ, ज़िद ना करो। वो स्कूटर पर बैठ गया। बॉबी से सोचती हुई निगाहों से देख रही थी। आसिफ ने बैठने का इशारा किया तो वो पीछे बैठ गई। पहले वो अलग बैठी हुई थी। स्कूटर एक झटके से स्टार्ट हुआ तो वो आसिफ से टकरा गई, फिर जल्दी से अलग हो गई। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से सड़क पर दौड़ी जा रही थी। बॉबी की निगाहों के सामने आसिफ की पहाड़ जैसी पुश्त थी। मुखालिफ सेम से आने वाली गाड़ियों की हेडलाइट से आंखें चुदियाँ जाती थी। वो सहारे के लिए अपना हाथ आसिफ के शाने की तरफ बढ़ा देती, फिर हिचकिचा कर शाने तक पहुंचने से पहले ही हटा लेती। रास्ते का मोड़ हो या ज़िंदगी का, हर मोड़ पर संभलने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। आसिफ ने एक मोड़ पर स्कूटर को तेज़ी से मोड़ा तो वो इधर उधर से गुजरने वाली गाड़ियों की चीखों पुकार और हेडलाइट्स की रोशनियों से घबरा कर बेख्तियार आसिफ की पुश्त से लिपट गई। फिर उसे पता ना चला कि ट्रैफिक का तूफान कैसे गुजर गया। वो कितनी देर आसिफ की पुश्त से लगी रही। स्कूटर के रुकते ही इसे होश आया तो वो फ़ौरन अलग होकर गाड़ी से उतर गई। इसकी नज़रें झुकी हुई थी, दिल धड़क रहा था। आसिफ की आवाज़ कानों में आई, बूबी घबराओ नहीं, मैं शरीफ आदमी हूँ, तुम्हें मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी, मेरे साथ आओ। वो सर झुकाए मकान में दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में पहुँच वो ठटक गई। सोफ़ों के दरमियान एक मेज़ पर राइफल, एक रिवॉल्वर और मुख्तलिफ किस्म के चाकू छुरे रखे हुए थे। छत पर पंखे की जगह फांसी का एक फंदा लटक रहा था। मेज़ पर और कितनी ही शीशियाँ रखी थी जिन पर मुख्तलिफ किस्म के जहर के लेबल चस्पा थे। बूबी ने हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? आसिफ ने जवाब दिया, खुदकुशी का सामान। आज तक मोहब्बत में नाकाम होने वालों ने जितने तरीक़ों से, जितने हथियारों से खुदकुशी की है, वो सब यहाँ मौजूद है। इत्तेफाक से हम दोनों मोहब्बत में नाकाम हो चुके हैं। बूबी ने पूछा, क्या आप भी मरना चाहते हैं? नहीं, मुझे तुम्हारे रूप में एक नई ज़िंदगी मिल सकती है, इसलिए मरने का इरादा नहीं है। हाँ, अगर तुम्हें एतमाद ना हो तो मैं तुम्हें बेलौस मोहब्बत और ज़िंदा रहने का हौसला दे सकता हूँ, तो खुदकुशी कर लो। बूबी ने एक खंजर की तरफ देखा। आसिफ ने एक खंजर को उठाकर कहा, मैं सोचता हूँ कि खंजर सीने में उतार लूँ तो मौत गले लगेगी। बूबी ने चश्मे तसव्वुर में देखा। आसिफ की लाश एक सोफ़े पर पड़ी हुई थी और वही खंजर इसके सीने में बेबस था। आसिफ की आवाज़ आई, और अगर इस सीने में तुम्हारी मोहब्बत हो तो मुझे ज़िंदगी मिलेगी। अब की बार तसव्वुर में सोफ़े पर बैठा हुआ आसिफ जिंदा नजर आया, क्योंकि वो जहाँ खंजर था इसी जगह सीने पर बूबी ने अपना सर रख दिया था। इसने किसी को ज़िंदगी दे दी थी। आसिफ ने रिवॉल्वर उठाकर कहा, मोहब्बत से ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है, नफ़रत से मर जाना नहायत आसान है। तुम बड़ी आसानी से इसकी नाल कनपट्टी पर रख कर खुदकुशी कर सकती हो। बूबी ने देखा और वो रिवॉल्वर को अपनी कनपट्टी पर रख कर ट्रैकर को दबा रही थी। ठाई की आवाज़ के साथ इसके दीदे फैल गए और इसका चेहरा मुर्दा हो गया। मंजर बदल गया। इसने देखा कि वो फूलों की अंजुमन पर मुस्कुरा रही है जहाँ इसने रिवॉल्वर की नाल रखकर गोली चलाई थी। वहीं सियाह बालों में आसिफ फूल टांक रहा है और कह रहा था, जिस सर में मौत का सौदा समाता है, इसी सर में ज़िंदा रहने की आरज़ू फूल की तरह खिलती है। ज़िंदगी बेहद हसीन नज़र आ रही थी। बूबी के जज्बे गुनगुना रहे थे। आसिफ ने पूछा, क्या सोच रही हो? वो चौंक कर बोली, हाँ, आप मुझे मौत से डरा रहे हैं? नहीं, वो ये बता रहा हूँ कि ज़िंदगी कितनी हसीन है। एक बेवफा की खातिर इसे फनाह नहीं करना चाहिए।
मैं एक के बाद दूसरी ठोकर नहीं खाना चाहती। जो गिर कर संभलना सीख लें वो दोबारा ठोकर नहीं खाते। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं भरोसे की नहीं, ज़िंदा रहने की बात कर रहा हूँ। ज़िंदा रहने का एक नुस्खा ये भी है कि किसी से कुछ पाने की तवक्को ना करना। अपने पास मोहब्बत के जो ख़जाने हैं लुटाती रहो, कोई तो कदरदान मिलेगा। वो तज़ब्ज़ुब में पड़ गई। आसिफ ने कहा, मैंने भी तुम्हारी तरह ज़ख्म खाए हैं। मैं तुम्हें सिर्फ पाने की आरज़ू में ज़िंदा हूँ, वरना कहो तो इसी फांसी के फंदे को गले से लगा लूँ। बूबी ने देखा और वो सोफ़ों के दरमियान में इस पर चढ़कर फंदे को अपने गले में डाल रहा था। दूसरा मंजर ये था कि बूबी आसिफ के पीछे खड़ी हुई थी और वो बड़े प्यार से अपनी बाहों का फंदा इसके गले में डाले इस पर झुकी हुई थी। एक बार पलक झपकने से आसिफ की गर्दन में फांसी का फंदा नजर आता था। दूसरी बार पलक झपकते से आसिफ इसकी बाहों के फंदे में मुस्कुराता था। फिर अचानक आसिफ ने दरमियानी में इसको ठोकर मारकर गिरा दिया। खुदकुशी का अमल पूरा हो गया। फांसी के फंदे ने आसिफ की गर्दन जकड़ ली। मुर्दा जिस्म झूलने लगा। वो भी अबकार की चीख मारती हुई दौड़ती हुई आई और उसके गले की बाहों में इसके गले में बाहों का फंदा डालकर लिपट गई। नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, मैं ज़िंदा रहूँगी। आसिफ ने मुस्कुरा कर कहा, मैं नहीं, हम जिंदा रहेंगे। बूबी ने भीगी आंखों से देखा और वो जिंदा था, मुस्कुरा रहा था, इसके आंसू पूछ रहा था। इसने अपना सर इसके कुशादा सीने पर रख दिया और इनके दिल धड़क रहे थे। कानों में शहनाइयाँ बज रही थी। मोड़ टल गई थी। जिंदगी के नए रास्ते पर आतिशबाजियों के जगमगाते हुए रंग बिखर रहे थे। अस्पताल का वही कमरा था। वहीद के सामने बूबी एक कुर्सी पर बैठी इस तस्वीर को देख रही थी। यूँ कहना चाहिए कि तस्वीर के पीछे माजी को देख रही थी। वहीद ने कहा, तुम शायद ये सोच रही हो कि इस तस्वीर के ज़रिए तुम्हें ब्लैकमेल करूँगा, लेकिन मैं ऐसा कमज़र्फ नहीं हूँ। तुम क्या हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो तस्वीर के टुकड़े टुकड़े करती हुई बोली, आसिफ अच्छी तरह जानते हैं कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ। इसने तस्वीर के टुकड़े वहीद के मुंह पर फेंक दिए थे। वो संजीदगी से बोला, बेशक तुम गुनाहगार नहीं हो। मैं पहले भी तुम्हारी इज़्ज़त करता था, अभी तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ। ये मेरी भूल थी कि मैंने अब तक तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगाए रखा। चलो अच्छा हुआ तुमने इसके टुकड़े कर दिया, अब गुस्सा थूक दो। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि तुमसे खुश होने या नाराज़ होने वाला कोई रिश्ता नहीं है बूबी। मैंने तुमसे फ़रेब किया, इसकी मुझे सज़ा मिल गई। समीना ने तलाक लेकर मुझसे नाता तोड़ लिया है। चचा जान ने मुझे घर से निकाल दिया है। अगर अंजुमन डॉक्टर बनकर यहाँ ना आती तो हमारा कहीं ठिकाना ना होता। और उसकी कोशिशों से मैंने अस्पताल के हाथे में दुआओं की एक दुकान खोल ली है। तुम्हारी बहन तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती है, क्योंकि तुमने इसकी खातिर एक गरीब को धोखा दिया और एक अमीरजादी से शादी की थी। मुझे शर्मिंदा ना करो बूबी। ये बताओ आसिफ के साथ कैसी गुजरी है? यहाँ कितने ही शदाद आए मगर जन्नत ना बना सके, क्योंकि सिर्फ आसिफ जैसे शोहर ही हमारी दुनिया को जन्नत बना सकते हैं। हमारा घर खूबसूरत है, वो एक मदरसा है जो नौजवान शादी से पहले मोहब्बत करते हैं। हम इन्हें अपने यहाँ बुलाकर समझाते हैं, सबक पढ़ाते हैं कि किसी का आंचल मैला ना करो, इसे राह चलने दो, ना छेड़ो, आपस में समझौता करो। और अगर वो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे तो तुम उसे धोखा ना दो। दूसरे कमरे में बैठी हुई अंजुमन ने आसिफ से कहा, तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा मदरसा है, क्या मुझे अपने घर नहीं बुलाओगे? मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। बूबी बुरा नहीं मानेगी। दूसरे कमरे में बूबी ने कहा, आसिफ तंग नज़र नहीं है कि वो बुरा मान जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आइंदा तुम मुझसे मिलो। बूबी, मैंने जो गलती की है इसकी तलाफ़ी करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि मैं तुम्हारे और आसिफ के किसी काम आता रहूँ। बूबी ने गहरी नज़रों से इसे देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतने अच्छे, संजीदा और शरीफ हो गए हो। तुम मुझे थोड़ा सा मौका दो, मैं अपनी शराफत का सबूत ज़रूर पेश करूँगा। अरे हाँ, ये तो मैं पूछना ही भूल गया, इन 3 बरसों में कोई नन्ना मुन्ना गोद में आया कि नहीं? वो अचानक उदास हो गई। वहीद ने इसे गौर से देखते हुए कहा, अच्छा समझ गया, अंजुमन बहुत ही काबिल डॉक्टर है, तुम मुआयना करा सकती हो। दूसरे कमरे में आसिफ ने कहा, मुआयना हो चुका है, एक लेडी डॉक्टर ने कहा है कि वो माँ बन सकती है। अंजुमन ने कहा, तो फिर तुम्हें अपना चेकअप करवाना चाहिए। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर जैदी से मिला देती हूँ। नहीं अंजुमन, हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार है। खुदा न खास्ता डॉक्टर ने यह कह दिया कि मैं बाप नहीं बन सकता तो बूबी की रही सही उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। यानी तुम दोनों खुद को धोखा दे रहे हो। ये दानिशमंदी नहीं है। हाँ मैं समझता हूँ मुझे अपनी खूबियों और ख़ामियों का इल्म होना चाहिए, लेकिन तुम बूबी को ना बताओ। चुपचाप डॉक्टर जैदी से कंसल्ट करो। अगर मुआयने के बाद बूबी से छुपाने वाली कोई बात हुई तो उसको छुपाए रखना और अपनी उम्मीदों के सहारे बहलती रहेगी। चलो उठो, देर ना करो। आसिफ गहरी संजीदगी से सोचने लगा। अंजुमन अपनी जगह से उठ के इसके पास आई, फिर इसके शाने पर हाथ रख कर बोली, जो लोग अपनी खामियों का हिसाब नहीं रखते दूसरे लोग इनकी खामियों से फ़ायदा उठा लेते हैं। आसिफ इसे सवालिया नज़रों से देखने लगा और वो बोली, अगर तुम्हें ये ना मालूम हो कि तुम्हारे घर में कोई चोर दरवाज़ा भी है तो कोई भी अपने घर का कचरा इस चोर दरवाजे के रास्ते तुम्हारे घर में फेंक कर जा सकता है।
चलो उठो। इसने आसिफ का हाथ थाम लिया। दूसरे कमरे में वहीद ने कहा, बूबी तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें अपनी भलाई के लिए आसिफ का मुआयना कराना चाहिए। देखो बाज़ औक़ात औरत बांझ नहीं होती और इसके बावजूद अरसा दराज तक माँ नहीं बन सकती। मर्द कुदरत की मर्ज़ी नहीं देखता, वो औलाद के लिए दूसरी शादी करने पर आमादा हो जाता है। आसिफ कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। खुदा करे तुम्हारा एतमाद कायम रहे, मगर खून के रिश्ते बड़े अहम होते हैं और इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मैंने बहन की खातिर तुमसे बेवफाई की। आसिफ ज़िंदगी के किसी मोड़ पर औलाद की खातिर दूसरी शादी के लिए सोच सकता है। तुमने मिलते ही मुझे बहकाना शुरू कर दिया। नहीं बूबी, तुम मुझे अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझ लो। अगर आसिफ के मुआयने से ये साबित हो गया कि वो बाप बन सकता है तो तुम इसी के बच्चे की माँ बनोगी। अगर मुआयना का नतीजा ये निकला कि वो बाप नहीं बन सकता तो फिर तुम दूसरी शादी के मतलब कभी नहीं सोचेगा। इसका मुआयना हर हाल में तुम्हारे लिए मुफीद साबित होगा। वो उठकर खड़ी हो गई। तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया। मैं आसिफ की बीवी हूँ और आसिफ से मशवरा किए बगैर तुम्हारा मशवरा कबूल नहीं कर सकती। इसने जाने के लिए दरवाजे का रुख किया, फिर ठटक गई। दरवाजे पर आसिफ और अंजुमन खड़े थे। वहीद ने चौंक कर आसिफ को देखा, फिर आगे बढ़कर मुसाफिया करते हुए बोला, हेलो आसिफ, मैं तो बूबी को समझा रहा था कि मैंने सुन लिया है। आसिफ ने कहा, अंजुमन भी मुझे तुम्हारी तरह समझा रही थी। अपनी बहन से पूछो, मैंने भी यही जवाब दिया था कि बूबी के मशवरे के बगैर मैं डॉक्टर जैदी से कंसल्ट नहीं करूँगा। बूबी ने खुश होकर आसिफ का बाजू थाम लिया। वहीद ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई सुना था मोहब्बत में दिल मिलते हैं, तुम दोनों के तो दिमाग भी मिलते हैं और एक दूसरे ही की तरह सोचते हो। अंजुमन ने कहा, हाउ आर यू, क्या मैं और भाईजान ने गलत मशवरा दिया? आसिफ ने कहा, तुम दोनों ने दोस्ताना मशवरा दिया। तुम क्या कहती हो बूबी? बूबी ने जवाब दिया, दोस्तों के मशवरे में खलूस और सच्चाई हो तो इसे कबूल कर लेना चाहिए। इतने में डॉक्टर जैदी वापस आ गया। इसने अंजुमन से कहा, हेलो डॉक्टर, तुम्हारे साथ बड़ी भीड़ है, खैरियत तो है? वो बोली, जी हाँ खैरियत है। इसने बूबी और वहीद से कहा, आप लोग ज़रा बाहर जाएं, प्लीज़ डोंट माइंड। बूबी ने आसिफ को देखा। आसिफ ने इसके शाने पर थपक कर कहा, जाओ मैं अभी आता हूँ। वो वहीद के साथ बाहर चली गई। बेडरूम में ज़ीरो पावर बल्ब की रोशनी में मीठी सी रोशनी थी। फोम के बेड पर आसिफ और बूबी लेटे हुए थे। दोनों की नज़रें छत पर जमी हुई थी। दोनों ही सोच में गुम थे। फिर बूबी ने गहरी सांस लेकर कहा, सुबह नहीं हो रही है? आसिफ ने कहा, हाँ सुबह हो जाएगी तो फिर शाम होने में देर हो जाएगी। आपको डॉक्टर से कहना चाहिए था कि वो सुबह ही हमें खुशखबरी सुना दे। खुशखबरी? आसिफ ने सर घुमा कर इसे देखा, फिर जल्दी से बोला, अरे हाँ, अगर डॉक्टर मुझे बाप बनने की खुशखबरी सुना दे तो ये तो हम दोनों के लिए खुशखबरी होगी। आसिफ आप सच बताएं, क्या आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर हमें मायूस ना करे, तुम्हारी ममता के अरमान पूरे किए जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में बाप बनने की जो हसरत है वो पूरी की जाए, और अगर ये हसरत पूरी ना हुई तो मुझे डर लगता है कि आप बाप बनने के लिए दूसरी शादी कर लेंगे। इसने हंसते हुए इसे पगली कहा और फिर संजीदगी से सोचने लगा कि डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई तो ठीक है, वरना कोई बुरी खबर बूबी के कानों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। बूबी का दिल टूट जाएगा कि ये कभी मेरे बच्चे का बाप नहीं बन सकेगा। आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं बाप बनने के लिए हट जाई बनकर दूसरी शादी कर सकता हूँ तो तुम भी माँ बनने के लिए मुझे धोखा दे सकती हो। वो गुस्से से पलट कर बोली, मैं आपका मुंह नोच लूँगी। पहले मुझे तुम्हारा मुंह नोचना चाहिए, क्योंकि पहले तुमने मुझ पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगाया और मैंने इसके लिए कहा कि मर्द ऐसे होते हैं, इन्हें दूसरी शादी करते देर नहीं लगती। औरतों ने भी ऐसी मिसालें कायम की हैं। तुम क्या समझती हो इस दुनिया में बेवफा औरत नहीं होती है, मगर मैं ऐसी नहीं हूँ और मैं भी ऐसा नहीं हूँ। बस जाने दे, मुँह के सामने सभी मोहब्बत जतलाते हैं, इसीलिए तुम मेरे सामने जतला रही। वह चिढ़ गई, हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दे, मैं आपसे बहस नहीं कर सकती। वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर लेट गई। फिर सोचने लगी, मैंने ख्वाम आसिफ को डॉक्टर जैदी के पास जाने के लिए कह दिया। अगर डॉक्टर ने इनसे कह दिया कि वो बाप बन सकते हैं तो इनके दिल में हमेशा यही खदशा रहेगा कि अगर मैंने छोड़कर माँ बनने की खातिर दूसरी शादी नहीं करूँगी, मुझे आसिफ के दिमाग से इस शुबा को मिटाना होगा। मगर कैसे? वो सोचती रही, रात गुजरती रही। वहीद अपने कमरे में बैठा शराब से शुगल कर रहा था। निगाहों के सामने शराब का जाम था, मगर ख्यालों में बूबी बोल रही थी, वहीद मैं ऐसी शराब हूँ जिसे तुम कभी ना पी सके, मगर मेरा नशा तुम्हारे दिमाग पर छाया रहता है। अब तुम मुझे देखते रहोगे और तरसते रहोगे। वो अपने आसपास देखने लगा। वो जहाँ देखता था वहाँ बूबी नजर आती थी। वो उठकर खड़ा हो गया। नशा में लड़खड़ाता हुआ बूबी की तरफ बढ़ते हुए बोलने लगा, बूबी मैंने तुम्हें प्यार का फ़रेब देकर छोड़ दिया, मगर मैं जालिम नहीं हूँ। माँ बाप के मरने के बाद मैंने अंजुमन को माँ की मोहब्बत और बाप की शफ़क़त दी है। मैंने बहन की ज़िंदगी संवारने के लिए सिर्फ तुम्हें नहीं, अपने आप को भी बर्बाद कर लिया है। मैं किस तरह दिल चीर कर दिखाऊँ कि इस दिल में अब भी तुम हो और तब भी तुम थी। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। बूबी का ख्याली पेकर फना हो गया। वहीद ने चौंक कर देखा, बंद दरवाजे के पास अंजुमन खड़ी थी और पूछ रही थी, भाईजान आपने मेरे लिए एक ऐसी कुर्बानी दी है, क्या इसे कुर्बानी कहते हैं कि मुझे एक डॉक्टर बनाने के लिए मेरी मोहब्बत को छीन कर इसे बूबी के हवाले कर दिया? अंजुम, बच्चों की सी बातें ना करो।
मैंने बूबी से नहीं कहा था कि वो मुझसे मायूस हो के आसिफ से शादी कर ले। आपने मुझसे तो कहा था कि मैं शादी से पहले आसिफ के अखराजात पर तालीम हासिल ना करूँ। आप जैसे भाई को गैरत आती है, आपने बड़े भाई की हैसियत से हुक्म दिया कि मैं 3 साल के लिए शादी से इनकार कर दूँ। मैंने आपका हुक्म मान लिया। आसिफ मुझे समझाते रहे, मनाते रहे, लेकिन मैं इसी ज़िद पर अड़ी रही। तालीम के बाद शादी करूँगी। आप बताएं कि वो आसिफ मुझे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? खोपड़ी के गुंबद में बहन का सवाल गूंजने लगा। वो आसिफ मुझे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? अंजुमन ने कहा, आज मैंने बूबी की खुशनसीबी देखी है। आसिफ इसे कितना चाहता है, इसके मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठाते। और आपने कहा था कि शादी के बाद तालीम जारी नहीं रहती, मगर बूबी अब तक कॉलेज में पढ़ रही है। आज मुझे आसिफ से जो कुछ हासिल करना था वो बूबी हासिल कर रही है। मुझे खुश नसीब बनाने वाले भाईजान, आप जवाब दें कि मैं बदनसीब कैसे बन गई। वहीद हारे हुए जवारी की तरह शराब के जाम के पास आया और इसे उठाते हुए बोला, शराब की ये खूबी है कि इसे पीकर आदमी झूठ नहीं बोलता। आज मैं सच बोल रहा हूँ। मैं एक ही रात में दौलतमंद बन जाने के ख्वाब देखता रहा। मैं सोच रहा था कि हम बहन भाई इतने ऊंचे हो जाएंगे, इतने ऊंचे कि बूबी और आसिफ जैसे लोग हमें सर उठा कर देखें तो इनकी गर्दन दिखने लगे। वो बोली, बेईमानी की दौलत से अपनी ही गर्दन टूट जाती है। आज हमारे ही सर झुक गए। नहीं अंजुमन, मैं तुम्हारा सर नहीं झुकने दूंगा। ज़रा इंतज़ार करो, आसिफ तुम्हारे सामने झुकने आएगा। कैसे? अंजुमन ने हैरानी से पूछा। आसिफ की मेडिकल रिपोर्ट कल डॉक्टर जैदी के सामने जाएगी, लेकिन मैंने आज ही लेबॉर्ट्री में जाकर वो रिपोर्ट पढ़ ली। अंजुमन ने आगे बढ़कर पूछा, रिपोर्ट क्या? इसने घूट पी कर कहा, वो बाप नहीं बन सकता। ओह! अंजुमन की गहरी हमदर्दी से ओह कहकर रह गई। इसने पूछा, क्या ये खुशखबरी सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? अंजुमन ने हैरानी से पूछा, क्या ये खुशखबरी है? हाँ, आसिफ बाप नहीं बन सकेगा, लेकिन वो भी माँ बन सकेगी। क्या आपको बहुत ज़्यादा नशा हो गया? वो तो कभी माँ नहीं बन सकेगी। वो लड़खड़ाता हुआ मेज़ के पास आया। वहाँ 2 बोतलें रखी हुई थी। इसने जाम भरने के लिए बोतल उठाई, वो खाली थी। वहीद ने इसे एक तरफ रखते हुए कहा, यह आसिफ की तरह खाली जाम है, मगर ये जाम ज़रूर भरेगा। दूसरी बोतल से इसने दूसरी बोतल खोली, फिर उस बोतल की शराब को जाम के बलोरी बदन में अंडेलने लगा, साथ ही बुड़बुड़ाने लगा। मैंने आज पहली मुलाकात में समझ लिया है कि वो माँ बनने के लिए तड़प रही है और हमारे सामने वो तड़पने का इजहार नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह शोहर से शिकायत हो जाएगी। मगर तुम इत्मीनान रखो। ये कहते हुए इसने अंजुमन की तरफ रुख किया। वो वहाँ नहीं थी। भाई को शराब की बोतल की तरफ भरते देखकर कमरे से चली गई थी। वो इत्मीनान का सांस लेते हुए बोला, अच्छा तो तुम चली गई। तुम्हारे सामने ये नहीं कह सकता था कि इसने शाम के शीशे के जाम में हलकोरे खाती हुई शराब को देख कर कहा, वो मेरे बच्चे की माँ बनेगी। बूबी और आसिफ अपने मकान के सामने मोटरसाइकिल पर बैठ रहे थे। बूबी ने कहा, मैंने कह दिया है पहले अस्पताल जाऊंगी, रिपोर्ट देखूंगी, इसके बाद कॉलेज जाऊंगी। और मैंने कह दिया है कि पहले तुम कॉलेज जाओगी। आज तुम्हारा पहला पर्चा है, तुम्हें वहाँ वक्त से पहले पहुँचना चाहिए। इसने गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी के शोर में वो ज़ोर से बोली, जब तक मुझे रिपोर्ट मालूम नहीं होगी मैं सुकून से पर्चा नहीं दे सकूंगी। वो ऊंची आवाज़ में बोली, बूबी तुम मेरा गुरूर, तुम्हें सुकून से इम्तिहान में बैठकर अच्छे नंबरों से पास होना पड़ेगा। मैं अंजुमन को दिखाना चाहता हूँ कि औरत शादी के बाद भी आला तालीम हासिल कर सकती है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी नाकामी मुझे अंजुमन के सामने शर्मिंदा करे? बूबी ने इनकार में सर हिलाया, फिर अपना सर इसकी पुश से टेक दिया। अंजुमन डॉक्टर जैदी के कमरे में बैठी किसी मरीज़ के केस पर बहस कर रही थी। डॉक्टर ने कहा, कल सुबह ऑपरेशन का वक्त मुकर्रर कर दो, इसके सिवा कोई चारा नहीं। वो मेज़ पर झुककर कागज़ पर लिखने लगा। अंजुमन ने कहा, डॉक्टर वो मिस्टर आसिफ की रिपोर्ट देखना चाहती हूँ। डॉक्टर ने लिखने के दौरान कहा, ट्रे में है। अंजुमन ने आगे बढ़कर फाइलों की ट्रे में से कागज़ ढूंढ कर निकाला। इसे पढ़ते पढ़ते मायूस होगी। ओह डॉक्टर, मियाँ बीवी को बड़ा सदमा पहुँचेगा। मुझे अफसोस है। क्या? इनसे ये रिपोर्ट छुपाई नहीं जा सकती। डॉक्टर जैदी ने सर उठाकर कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? वो बैठती हुई बोली, मैं चाहती हूँ कि मिस्टर आसिफ की ये खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए झूठी तसल्ली दी जाए। अगर आप ये लिख देंगे, डॉक्टर ने कतई कलामी करते हुए कहा। डॉक्टर अंजुमन, तुम एक ज़िम्मेदार डॉक्टर हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर के रुख्से में ज़रा सी तब्दीली आ जाए तो मरीज़ की जान के लाले बढ़ जाते। मिस्टर आसिफ मरीज़ नहीं, बदनसीब है। हाँ, मगर वो एक मर्द है। इसे जुआनमरी से अपनी बदनसीबी को फेस करने दो। मुझसे गलत रिपोर्टिंग की तो ना करे, दैट्स ऑल। और मायूस होकर कमरे से बाहर है। फिर आस्ता आस्ता चलती अपने कमरे में दाखिल हुई। कमरे में फ़ोन की घंटी बज रही थी। इसने मेज़ के पास आकर रिसीवर उठाया। हेलो। दूसरी तरफ आसिफ रिसीवर उठाते हुए था। बूबी बेचैनी से रिसीवर को देख ली थी। आसिफ ने कहा, हेलो अंजुमन, मैं बूबी के कॉलेज से फ़ोन कर रहा हूँ। भाई ये बूबी ज़िद कर रही है कि यहीं से रिपोर्ट मालूम कर लूँ, क्या तुम अभी बता सकते हो? अंजुमन हिचकिचाने लगी, फिर बोली, इतनी जल्दी भी क्या? यहाँ आओ, हम डॉक्टर जैदी के पास जाकर मालूम करेंगे। बहुत देर हो जाएगी, बूबी का पर्चा शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि मुतमईन होकर इम्तिहान हॉल में बैठे। इसे मुतमईन कर दो ताकि वो किसी एक पर्चे में इम्तिहान में तो कामयाब हो जाए। हाँ हाँ, आसिफ ने कुछ खटक कर गया।
बूबी ने पूछा, क्या हुआ? वो जबरन मुस्कुराते हुए बोला, खुशखबरी, बिल्कुल खुशखबरी है, तुम माँ बन सकती हो। बूढ़ी प्रिंसिपल दीदे फाड़ कर बूबी को देखने लगी। बूबी ने कहा, ये तो मैं जानती हूँ, ये पूछो कि तुम बाप बन सकते हो कि नहीं। भाई यही तो खुशखबरी है कि बन सकता हूँ। प्रिंसिपल ऐनक लगाकर आसिफ को घूरने लगी। बूबी ने आसिफ के हाथ से रिसीवर छीन लिया। हेलो अंजुमन, क्या ये सच है? अंजुमन ने कहा। ताज्जुब है तुम्हें अपने शोहर के सच पर यकीन नहीं है? भी ये बात नहीं है, ऐसी खुशखबरी डॉक्टरों से कम मिलती है, इसलिए मैं कंफर्म करना चाहती थी। इज़ इट कंफर्म? अब हाल इम्तिहान में जाओ। आसिफ ने बूबी से रिसीवर लेकर कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर रिसीवर रखकर बूबी को देखने लगा। इसके चेहरे पर जबरी मुस्कुराहट थी। इसने कहा, अब तो तुम्हें इत्मीनान हो गया, चलो। थोड़ी देर बाद बूबी इम्तिहान हॉल में बैठी कलम मुंह में दबाए मुस्कुरा रही थी। सोच रही थी कि भले और लिखती जाती। कॉलेज के अहाते में आसिफ खड़ा हुआ और इम्तिहान हॉल की तरफ उदास नज़रों से देख रहा था। बूबी को सुकून से लिखते देखकर इसने इत्मीनान की सांस ली। फिर इसे अपने शाने पर किसी का हाथ महसूस हुआ। इसने पलट कर देखा, बूढ़ी प्रिंसिपल खड़ी थी और